हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 10 के विज्ञान के द्वितीय चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण में। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो क्षार हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं। क्योंकि इसके पहले के वीडियो सेशन में हम लोगों ने क्षार की परिभाषा, क्षार के प्रकार और क्षार के भौतिक गुणों की चर्चा कर लिया था। इस तरह से आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि क्षार के रासायनिक गुण क्या हैं। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने अम्लों के रासायनिक गुण को पढ़ लिया था और उस रासायनिक गुण में हम लोगों ने देखा था कि अम्ल जब किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करता है तो क्या परिवर्तन लाता है। ठीक उसी को समझने के इसलिए हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लिया है, क्योंकि इस तरह की चीजें अम्ल के केस में आप लोगों ने देख लिया होगा, ऐसे ही क्षार के केस में हम लोगों को देखना है। और फिर वही चीज एक बार फिर कि इसको पढ़ने के हमारे जो फायदे होंगे वो क्या हैं। एक तो हमारा बोर्ड परीक्षा में जो होगा, अगर अम्ल क्षार इस तरह की परिभाषाएं के साथ साथ उसके रासायनिक गुण को पूछते हैं तो बेटर होगा। रासायनिक गुण के आधार पर हम क्षार की व्याख्या कर लेंगे या क्षार का रासायनिक गुण लिख लेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की बोर्ड परीक्षा की, उसके लिए हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ इंटरमीडिएट में क्या होता है, जब और कैसे प्राप्त करेंगे जैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये रासायनिक गुण पढ़ना और समझना बड़ा ही लाभदायक होगा। तो आइए देखते हैं कि क्षार के रासायनिक गुण में क्या है। अब जैसे मान लीजिए क्षार, जैसे अम्लों के बारे में हम लोग देखे थे, तो अम्लों के बारे में हम लोगों ने देखा था कि अम्ल जब वो किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या परिवर्तन लाता है। वैसे ही हम क्षार के केस में देख रहे हैं कि क्षार के केस में हम लोग देखेंगे कि क्षार जब किसी धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या परिवर्तन होगा। थोड़ा सा हम लोग पीछे की तरफ चलें। अम्ल के बारे में जो हम लोगों ने देखा था कि अम्ल जब किसी क्षार के साथ क्रिया किया हुआ था, धातु के साथ क्रिया किया हुआ था, तो धातु के बारे में हम लोगों ने जब देखा था तो अम्ल जब क्रिया किया था तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ प्रोडक्ट बने हुए थे, ऐसे साइड प्रोडक्ट। ऐसे यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे क्षार के संबंध में, तो क्षार के जब धातुओं के साथ क्रिया होगी तो क्या होता है। क्योंकि क्षार में हम लोगों ने दो तरह के क्षार को पढ़ा, प्रबल और दुर्बल को। तो यहाँ पे जो प्रबल क्षार होते हैं, वे प्रबल क्षार जो होते हैं वे जब किसी धातु के साथ क्रिया करते हैं तो धातु का लवण बनाते हैं, इसके अलावा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। वहां क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुआ था। यहाँ पे अब जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो धातु जो होगा, ये धातु क्रिया करेगा अगर क्षार से, या क्षार क्रिया करेगा धातु से, तो यहाँ पर बनता है लवण बनता है और इसके साथ साथ H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा किसी रिएक्शन के रूप में देखें। अब जैसे हम कोई भी अगर हम धातु ले रहे हैं या क्षार ले रहे हैं, चलिए कोई क्षार लेते हैं। तमाम क्षारों के बारे में हम लोग उदाहरण के रूप में देखे हैं, KOH के बारे में देखे हैं, NaOH के बारे में देखे हैं, CaOH का होल ट्वाइस के बारे में देखे हैं, AlOH का होल थ्राइस के बारे में देखे हैं। कोई क्षार लेने, चले KOH को लेते हैं। मान लीजिए KOH है, KOH ये आपका क्षार है। अब ये क्रिया कर रहा है किसी धातु से, करवा देते हैं। चलिए धातु लेते हैं, जिंक को लेते हैं। धातुएं क्या हैं, जिंक धातु होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है। इस तरह से इनके साथ में अगर हम क्रिया कराएं तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा। यानी ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ क्रिया करेगा तो लवण बनेगा। और लवण के रूप में अगर हम देखें तो ये हमारा K और फिर Zn जिंक है और O2, ये हमारा लवण बन जाता है पोटेशियम का और जिंक का मिश्रित रूप से। और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ये H2, ये बगल पे हम लोग ऊपर की तरफ तीर देंगे। दो चीजें होती हैं, जब हम ऊपर की तरफ तीर देते हैं इसका मतलब वो गैसीय अवस्था में है, रिमूव हो रहा है। और ऐसे कहीं कहीं हम नीचे की तरफ तीर लिखते हैं, इसका मतलब अवक्षेप बन रहा है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड का अवक्षेप बनता है, तो इस तरह से CaCl2 जब होगा तो हम नीचे की तरफ देंगे। ठीक है, तो हम लोग इस देखें
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, क्रिया हो रही है धातु से और बना रहा है लवण और बन रहा है हाइड्रोजन गैस। अब इस तरह से ये हमारा रिएक्शन हुआ, लेकिन ये रिएक्शन हमारा जो है इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें जो अभिकारक और उत्पाद हैं इनमें तत्वों के परमाणु जो हैं वो संतुलित अवस्था में नहीं है। तो संतुलित अवस्था में करने के लिए जो संतुलन करने की विधियां बताई गई, हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि के आधार पर हम लोग देखते हैं कि कैसे संतुलित किया जाए इसको। तो देखते हैं एक एक तत्वों को, पहले गणना करेंगे। सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ सोडियम 1 है। हाइड्रोजन की बात अगर हम लोग करेंगे, ऑक्सीजन की बात, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब देखते हैं, चूंकि डिफर कर गया तो संतुलन वही करना जरूरी है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इस तरह से अनुमान विधि में हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 करना है तो 2 करने के लिए यहाँ क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ बीच में तो 2 लिखते नहीं, क्योंकि रासायनिक समीकरण को लिखने की विधियों में चीज बताया गया, तो इसलिए अब इसको 2 को यहाँ न लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और इस तरह से हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा 2 और यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का संतुलन हो गया। चलिए देखते हैं, अब हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन है 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 है तो सब में होगा, पोटेशियम भी 2 होगा, ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2, इसलिए हाइड्रोजन भी संतुलित है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जिंक की। जिंक यहाँ पर है 1 और जिंक यहाँ पर है 1, तो जिंक भी संतुलित है। लेकिन अब एक बार फाइनली हम लोग देखते हैं कि क्या सारे जो भी तत्वों के परमाणु है अभिकारक और उत्पाद में संतुलित हैं। देख रहे हैं सोडियम पोटेशियम यहाँ है 2 और पोटेशियम यहाँ है 1। तो इस तरह से ऐसे सिचुएशन में इसको करने के लिए, यहाँ जैसे 2 है यहाँ भी 2 करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 2 से इसको कर देते हैं। क्योंकि जो केवल पोटेशियम की बात हो रही है, तो उस पोटेशियम को हम लोग सॉल्व करने के लिए, पोटेशियम को हम लोग जो है संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे और हमारा हो जाएगा K2, क्योंकि स्पेशली केवल पोटेशियम की यहाँ पे संतुलन की है तो K2। अब हमारा पूरा रिएक्शन हो गया, K2ZnO2 प्लस H2, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ पे हमारा 2KOH प्लस Zn हो गया। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी हम ले सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में अगर हम लोग देखें, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में उदाहरण है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर लेते हैं तो NaOH, किस NaOH, और हम धातु है हमारा Zn, जिंक के साथ क्रिया कराएंगे और इस तरह से फिर हमारा लवण बनेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि क्षार की क्रिया जब धातु के साथ होती है तो लवण बनता है, यानी साल्ट बनता है, और प्लस H2 गैस रिमूव होती है। तो इस तरह से अगर हम दूसरा उदाहरण लिए, एक तो हमारा एग्जांपल ये हो गया, दूसरे उदाहरण को अगर हम समझने चाहें तो अगर हम सोडियम के हाइड्रोक्साइड को ले रहे हैं, सोडियम के हाइड्रोक्साइड अर्थात इस क्षार को हम लोग ले रहे हैं, तो ये क्रिया जब जिंक के साथ हो रही है तो जो हमारा रिएक्शन बनेगा वो Na2ZnO2 बनता है, Na2ZnO2 बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। देख रहे हैं सेम टू सेम रिएक्शंस मिल रहे हैं, बस केवल अंतर इतना है कि ऊपर वाला क्षार इसका पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड लिया गया था, नीचे हम लोग सोडियम का। अब इसको देख लेते हैं क्या ये संतुलित है। सोडियम देख रहे हैं यहाँ 1 है, यहाँ सोडियम कितना है, 2 है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ भी 2 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 2NaOH हो गया। अब इस तरह से ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, संतुलित है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, संतुलित है। Zn की बात करें, जिंक यहाँ 1 है, जिंक यहाँ 1 है। इस तरह से ये रिएक्शन हमारा जो है वो संतुलित भी है, और इस रिएक्शन के थ्रू, दोनों उदाहरणों के थ्रू हम इस चीज को समझ सकते हैं कि क्या होता है जब, क्वेश्चन की बात करें, क्या होता है जब किसी क्षार की क्रिया धातु के साथ होती है, तब तो क्या होती है, लवण बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दूसरी बात कि अगर कैसे प्राप्त करोगे, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जिंक का लवण कैसे प्राप्त करेंगे, तो जाहिर सी बात है जिंक की क्रिया किसी क्षार से करवाएंगे। सोडियम से कराएंगे तो सोडियम से करस्पॉन्डिंग लवण मिलेगा, पोटेशियम से करेंगे तो पोटेशियम के करस्पॉन्डिंग लवण मिलेगा। तो इस तरह से हमारी जो पहली प्रॉपर्टी थी क्षार का कि धातु के साथ क्रिया, तो क्या बात हमको मिली कि जब धातुएं किसी क्षार के साथ क्रिया करती हैं या क्षार किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस तरह से 2 उदाहरण आपके सामने।
अब दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं कि अगर ये क्षार हैं तो अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, अम्लों के साथ क्रिया। ठीक है, तो बहुत सीधा साधा है। और आगे चल करके एक हेडिंग भी हम लोग पढ़ेंगे, उदासीनीकरण। ठीक है, तो अम्लों के साथ जब क्रिया करता है कौन, क्षार, तो क्या होता है, लवण बनता है, और लवण के साथ साथ जल बनता है, लवण बनता है साथ साथ में जल बनता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ होती है, या कह लें किसी क्षार की क्रिया किसी अम्ल के साथ होती है तो लवण बनता है, इसके अलावा जो होता है वो जल बनता है। कुल मिलाकर के क्या होगा कि अगर अम्ल की क्रिया, चले, क्षार की क्रिया अम्ल के साथ होती है तो लवण बनेगा, और लवण के साथ साथ जल बनेगा। चलो कोई एक उदाहरण लिया जाए, लेते हैं कोई उदाहरण को। इस चीज को समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है कि जब किसी क्षार की क्रिया अम्ल से हो तो लवण और जल बनेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें, एक एग्जाम्पल को अगर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए अगर हम उदाहरण लेते हैं, चलो क्षार को KOH लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और अम्ल अगर हम लेते हैं, देख लें तो H2SO4 को ले लिया जाए। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर हम लेते हैं तो दो चीजें बनेंगी, एक लवण बनेगा, एक पानी बनेगा। अब लवण किसका बनेगा, और जल तो H2O सूत्र होता ही है। तो इस तरह से अगर हम KOH और H2SO4 की बात करेंगे तो इन दोनों रिएक्शंस में अगर हमको देखा जाए तो लवण और जल बनेगा। ये आपका प्रबल अम्ल है, ये आपका प्रबल क्षार है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों की क्रियाएं हो रही हैं, और क्रिया होने के बाद जो आपका बनेगा वो K2SO4, ये आपका साल्ट हो गया, ये आपका लवण हो गया। इसके अलावा साइड में जो है थोड़ा सा पानी बन जाएगा, H2O बनेगा, पानी बनेगा। ठीक है, ये आपका रिएक्शन हुआ कि जब क्षार KOH की क्रिया अम्ल से यानी H2SO4 से कराई जाती है तो बनता है लवण। अब इसके करस्पॉन्डिंग लवण बन रहा K2SO4 यानी पोटेशियम का सल्फेट। ऐसे सोडियम का लेते तो NaSO4 सोडियम का सल्फेट, कैल्शियम का लेते तो CaSO4 कैल्शियम का सल्फेट, और पानी बनेगा। अब देखते हैं सारे जो भी लिखे गए हैं तत्वों के परमाणु संतुलित हैं या नहीं है। संतुलित करने के लिए वही आपकी एक मेथड हीट एंड ट्रायल मेथड। देखते हैं यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ 2 लाने के लिए क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से आपका सोडियम संतुलित हो गया, सॉरी पोटेशियम आपका संतुलित हो गया। अब यहाँ पोटेशियम संतुलित होने के बाद अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 है, और यहाँ आपका 4 है। तो कुल मिला जुला करके अगर देखें तो 4 और 1 कितना है, 5 है। 1 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 1 5। यहाँ देख लें तो यहाँ 4 और यहाँ 1, तो 4 1 5। तो इस तरह से ये आपका संतुलित है। अब अगर आप सल्फर की बात करें, सॉरी हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन यहाँ 1, हाइड्रोजन यहाँ 2, तो 2 और 1 मिला करके 3, ये मिला करके 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ आपका मात्र कितना है, 2 हाइड्रोजन है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ संतुलित करने के लिए अगर हम देखेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे 2 और 2, सॉरी ये यहाँ 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, यहाँ कुल मिला के 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है। यहाँ भी 4 करने के लिए क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 2H2O। इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो इस पूरे रासायनिक समीकरण में जितने भी तत्वों के परमाणु हैं उन तत्वों के परमाणु संतुलित हो चुके। अब इनको अगर एक तरह से फिर से देख लिया जाए, क्या ये सारे रिएक्शंस हैं, तो यहाँ पे सोडियम को देख लें तो सोडियम यहाँ, पोटेशियम को देख लें, पोटेशियम यहाँ 2, पोटेशियम यहाँ 2, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 4, इस तरह से 6, यहाँ 4 और 2 6। इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन को देख लें 2 2 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 2 4। उसी तरह से अगर सल्फर को देख लें, सल्फर 1 सल्फर 1। तो इस तरह से आपका संतुलित भी हो गया, और आपका जो रिएक्शन है किसके साथ, अम्ल के साथ क्षार की क्रिया, वो भी कंप्लीट हो गई। इस तरह से अम्लों के साथ अगर क्षार की क्रिया होती है तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और फिर पानी बनेगा। यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ चेंजिंग होती रहेगी। अब तीसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं कि अगर
कोई क्षार है, उसको हम हीट कर दे रहे हैं, गर्म कर दे रहे हैं, अपघटित करवाने के लिए गर्म कर दें, यानी गर्म करने पर क्या चेंजिंग आती है। अगर क्षार को गर्म कर दें तो क्या चेंजिंग आती है, तो जाहिर सी बात है कि गर्म करने पर क्या होगा, वो टूटेगा, दो विपरीत भागों में टूटेगा। और दो विपरीत भागों में किस में टूटेगा, जिससे मिलकर बना होगा, तो ऑक्साइड से मिलकर, क्योंकि OH आन देता हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो अपने ऑक्साइड में टूटेगा और इसके अलावा थोड़ा पानी बन जाएगा, हाइड्रो बनेगा, पानी बन जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से दो भागों में टूट जाएगा, यानी अपने क्षारीय ऑक्साइड में और पानी में टूट जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं वियोजित करवाने के लिए, मान लिया पोटेशियम का सोडियम को बहुत नहीं, चलिए मैग्नीशियम का अगर लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह एक प्रकार का क्षार है, क्योंकि जब ये टूटेगा तो OH आयन देगा, OH जो देते हैं वो क्षार है, तो इस तरह से मैग्नीशियम आयन। अब इसको अगर हम गर्म कर देते हैं, इसको अगर हम हीट करते हैं, इसको गर्म कर देते हैं, तो ये टूटेगा, और टूटेगा तो किसमें टूटेगा, ऑक्साइड में अपने, यानी MgO मैग्नीशियम के ऑक्साइड में टूटेगा, इसके अलावा जो है वो पानी में टूट जाएगा। तो कुल मिला जुला करके दो भागों में वियोजित हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। अब इसको देख लेते हैं संतुलन की अवस्था में, संतुलन है कि नहीं है। यहाँ Mg देखते हैं 1 है, यहाँ Mg देखते हैं 1 है। अब यहाँ इस तरह से अगर हम देखते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, एक ये 2 ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन भी यहाँ कितना है, 2 है, इसलिए रिएक्शन आपका ऑलरेडी संतुलित है, क्योंकि तत्वों के परमाणु दाएं तरफ और बाएं तरफ क्या है, बराबर हैं। तो इस तरह से ये गर्म कर दिया जाए क्षार को तो क्या मिलता है, दो भागों में वियोजित हो जाता है, किसमें, अपने ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड में और पानी में। तो इस तरह से ये आपके लिए एग्जांपल है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हम NaOH भी ले सकते हैं, टूटेगा, Na और H2O में टूटेगा। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, तो पोटेशियम के ऑक्साइड में टूटेगा। कैल्शियम का ले लें तो कैल्शियम के ऑक्साइड में टूटेगा। जो भी लेंगे वो अपने ऑक्साइड में टूट जाएगा और फिर पानी का निर्माण करेगा। तो ये रिएक्शन आपका गर्म करने के हो गए, ठीक। अब अगर हम इसकी देखें, अब तक तो हम लोग देख रहे थे धातु के साथ क्रिया कर लिया, अम्ल के साथ क्रिया कर लिया, गर्म कर दिया, तो क्या क्या चेंजिंग हुआ। अब अगर हम लोग अगले नंबर पे चर्चा करें इसके कि अगर ये क्षार है तो किसी अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कर ले। भाई धातु के साथ क्रिया कर रहा था तो हम लोगों ने देखा क्या था, पूरा लवण बना लिया था, लवण के साथ साथ यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। लेकिन अगर ये अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में क्या बनेगा, यानी अधात्विक के साथ देखिए, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके ये क्या करेगा, वही चीज, दो सिचुएशन इसमें आएगा। ये जो होगा अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो क्रिया करने के बाद यह लवण बनाता है और लवण के साथ साथ जो होता है वो जल बनाता है। यानी दो कंडीशन इसमें भी आते हैं, एक लवण बनाता है और एक क्या बनाता है, जल बनाता है। इस तरह से देखें, कोई भी अधात्विक ले लें, चले लेते हैं, मान लीजिए अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले ले रहे हैं CO2, ये अधातु है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके साथ हम क्रिया किसकी कराएंगे, क्षार की, यानी अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार। तो क्षार की क्रिया कराएं, क्षार के लिए अगर हम लेते हैं तो ले लें, दूसरा क्षार लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ये दूसरा क्षार है। इसके पहले हम लोग पोटेशियम का उदाहरण लिए हैं, सोडियम का लिए हैं, मैग्नीशियम का लिए हैं, इसके लिए हम लोग कैल्शियम का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये अधात्विक ऑक्साइड है, यानी अधातु कौन है इसमें, कार्बन, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, यानी ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया, तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये अधात्विक ऑक्साइड है। और क्षार मतलब कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ये ले रहे हैं तो बनाएगा क्या, ये लवण बनाएगा और इसके साथ साथ जो है जल बनाएगा। तो लवण बनाने के लिए क्या बनाता है, ये बना देगा आपका CaCO3 और इसके अलावा जो है पानी बना लेगा। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी ये एक प्रकार का लवण है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कुल मिला जुला करके दो टाइप के सवाल यहाँ आपके बन गए कि क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया क्षार से होती है, या सीधे हम कहें क्या होता है जब किसी अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया क्षार से होती है, तो लवण तथा जल बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका अगर कैल्शियम की स्पेशली बात कर लें, क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है,
या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे प्राप्त करेंगे, या कार्बन डाइऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये रिएक्शन आपके लिए होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब क्या होता है, जब या कैसे प्राप्त करेंगे जब आते हैं, तो आपसे थ्योरी नहीं लिखने के लिए कहा जाता है, केवल एक लाइन का रिएक्शन होता है और लिखा रहता है क्या होता है, जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। थ्योरी वो पेपर वाले लिख करके देते हैं, आपको मात्र ऐसे रिएक्शन लिख देना रहता है। तो एक बार फिर इस चीज़ को जान लें कि जहाँ भी रासायनिक गुण होगा, रासायनिक गुण को जब भी पढ़ेंगे तो 3 तरह के क्वेश्चन, एक रिएक्शन को कंप्लीट करना, संतुलित करना, दूसरा क्या होता है जब, और तीसरा कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे क्वेश्चन तमाम आपके सामने आते रहते हैं। तो इस तरह से ये जो क्षार था, क्षार के रासायनिक गुणों की चर्चा हम लोगों ने कर लिया, धातुओं के साथ क्रिया करवा करके, गर्म करके, अम्लों के साथ क्रिया करा करके, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करा करके। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे चलते हैं क्षार के, कि जो क्षार होता है इसका उपयोग कहाँ होता है। अगर हम लोग इसके उपयोग की चर्चा करें तो लास्ट में हम लोग क्षार के उपयोग की चर्चा करने वाले हैं, और क्षार के उपयोग में कुछ क्षारों के उदाहरण सहित यहाँ उसके उपयोग बताए जा रहे हैं। जैसे NH4 है, इसका उपयोग हम लोग NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड या नौसादर बनाने में करते हैं। ये बाजार में इसको नौसादर के नाम से जाना जाता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग जो है चमड़े उद्योग में किया जाता है। इसके अलावा विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। इसके बाद का जो टॉपिक हमारा होगा लवण, उसमें जब विरंजक चूर्ण की चर्चा हम लोग करेंगे तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए हम इसके उपयोग को वहाँ पर एक बार फिर देखेंगे रिएक्शन के रूप में। और इसके अलावा ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये पानी को शुद्ध करने में, कठोर जल को मृदु बनाने में भी किया जाता है, शुद्धिकरण में किया जाता है। और इसके अलावा जो NaOH है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग धामन सोडा में किया जाता है, साबुन बनाने में किया जाता है। तो ऐसे तमाम प्रकार के क्षार के उपयोग हैं, जिनका हम अलग अलग क्षारों का उपयोग अलग अलग जगहों पर करते हैं। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में क्षार के जो रासायनिक गुण थे ये पूर्ण रूप से समाप्त हुए, और इस तरह से पूरे इस चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम था अम्ल, क्षार एवं लवण, इसकी चर्चा हम लोग अम्ल और क्षार को पूर्ण रूप से समाप्त कर लिए हैं। अब अगले टॉपिक पे हम लोग अगले वीडियो सेशन में हम लोग सूचक के बारे में चर्चा करेंगे कि सूचक क्या होता है, इंडिकेटर्स जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, उसकी परिभाषा, उसके तमाम उदाहरण हैं, उसके उपयोग कहाँ कहाँ हैं, जो कि बहुविकल्प के साथ साथ, क्योंकि जो उदाहरण उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा उस पर टिप्पणी पूछी जाती है कि सूचक क्या होता है, सूचक पर टिप्पणी पूछी जाती है। तो उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो सेशन में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।